तो इसी तरह जब बाबर मर जाता है तो पावे आज जावेद अख्तर साहब और दूसरे मुगल के जो ठेकेदार बने हुए हैं वो हमें ये ज्ञान देते हैं कि बाबर इन्वेडर था ना, चले हुमायूं भी इन्वेडर था, अकबर तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, हिंदुस्तानी था, तो वो जो ब्रिटिश वाइसराय थे उनके बच्चे जो इधर पैदा होते थे वो हिंदुस्तानी हो जाते थे। आप बाबर के, अकबर के, औरंगजेब के डीएनए नहीं चेंज करें भाई, वो नहीं थे हिंदुस्तानी, वो इन्वेडर थे। ट्रीट देम एज एन इन्वेडर अपनी हिस्ट्री बुक्स में। लेकिन अगर आप उनकी तारीफें ही लिखेंगे, आप सिर्फ दुनिया को और अपने हिंदुस्तानी बच्चों को ये बताएंगे कि देखो जी ये शाहजहां ने हमारे लिए ये ताजमहल तामीर किया है, तो आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि वो ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनाया था, एक अय्याश बादशाह ने बनाया था। किसके पैसे से बनाया था? इसी गरीब हिंदुस्तानी के पैसे से बनाया था। किसने बनाया था? यही गरीब हिंदुस्तानी लाखों मजदूर थे जो 20 साल तक वो इसके अय्याशी की तामीर करते रहे, और फिर हमें सिखाया जाता है कि इस पे फख्र करो। अरे क्या फख्र करें, 20 साल हजारों खानदान उस इमारत को तामीर करने में खप गए हिंदुस्तान के, और तारीफ करो कि शाहजहां ने बनाया है। ये आपकी हिस्ट्री बुक्स आपको सिखाती हैं। आपकी हिस्ट्री बुक्स आपको यह सिखाती हैं कि टीपू सुल्तान ने वतन के लिए कुर्बानी दी है, टीपू सुल्तान ने अपने सल्तनत के लिए कुर्बानी दी है, जो कि वो वहां पे हिंदुस्तानियों को गुलाम बना के हुकूमत कर रहा था। मैं टीपू सुल्तान को कैसे सही मान लूं जिसने एक इंडिजिनियस हिंदुस्तानी फोर्स, मराठा फोर्स से जंग करने के लिए अफगान बादशाह को कहता है कि आके हमला करो, फ्रेंचों से कहता है कि मुझे बंदूकें दो, मैं मराठाओं से लड़ना है, मराठे गुंडों से लड़ना है। अबे वो हिंदुस्तानी है असल तो। तुम हिंदुस्तानियों से लड़ने के लिए टीपू सुल्तान कुर्बानी देता है, तो हमारी किताबें कहती हैं कि उसने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी। हमारी किताब राणा प्रताप सिंह को कभी ग्लोरीफाई नहीं करेगी, किसी को नहीं करेगी। अशोक से लेके आ जाएं आप, चंद्रगुप्त मौर्य से आ जाएं आप, हल्का फुल्का जिक्र आ जाएगा। ग्लोरीफाई कौन हो रहे हैं? अकबर, औरंगजेब। अरे जितना हिंदू मुसलमान हुआ है औरंगजेब के जमाने में, फोर्स्ड कन्वर्जन शायद ही हिस्ट्री में किसी के दौर में हुआ हो, लेकिन औरंगजेब को ग्लोरीफाई किया जाता है, भगवान बनाया हुआ है कि उनके बारे में आपने ब्लास्फेमी कर दी तो गलत है। और ये थे कौन? ये थे कौन? इनका एक एक अमीर बादशाह था अपने अपने इलाके का। 1422, बल्कि मैं पुष्पेंद्र जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कोई ऐसे रेफरेंसेस दें, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूं जिंदगी में, अगर मौका मिला। अभी तो आई एम नॉट एबल, लेकिन जब मुझे 1-2 साल में मौका मिला तो मैं वो रिसर्च करना चाह रहा हूं कि वो क्या अवामिल थे कि हमारे मेमनों को 1422 या 1322 में अलग अलग चीजें आ रही हैं। पूरी मेमन कम्युनिटी हिंदू से मुसलमान होती है। मैं जब अपने बुजुर्गों से पूछता था, दादा से या दूसरे बुजुर्गों से, तो वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा हम 200 साल से मुसलमान हैं, कोई कहता था 300 साल से। मैं कहता था हुए क्यों थे, तो बोलते थे कि मेमन बिजनेसमैन कम्युनिटी थी, हम लोग गरीब नहीं थे कि हमें कोई पैसों की ज़रूरत थी, हम तो इस्लाम के मैसेज को, खूबसूरत मैसेज को एक बुजुर्गान ने दीन के उस पर कबूल किया था। ये हमें कह के वो किया जाता था। मैं रिसर्च करना चाह रहा हूं कि वो अवामिल क्या थे, वो ग्राउंड रियलिटी क्या थी, जिसकी बुनियाद पे एक पूरी कम्युनिटी को अपना सदियों पुराना धर्म छोड़ के इस्लाम की तरफ जाने लगा। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि मैं अपना इस्लाम छोड़ रहा हूं, नहीं, मैं मुसलमान हूं और मैं मुसलमानी हूं, लेकिन मैं सबसे ऊपर हिंदुस्तानी हूं और एक इंसान हूं। मैं इंसानियत पे बिलीव करता हूं। मैं इस इलाके के जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उस पूरे इलाके को अपना देश मानता हूं, अपना वतन मानता हूं। बाकी तो मैं कराची में पैदा हुआ हूं, मेरे लिए कराची ही सब कुछ है। जो मोहब्बत कराची के लिए मेरे दिल में है, वो दुनिया में किसी जगह के लिए नहीं हो सकती, इसलिए कि वो मेरा शहर है, वहां मैं पैदा हुआ हूं, पला बड़ा हूं, पढ़ा लिखा हूं। मेरे आज भी 99% रिश्तेदार कराची में रहते हैं। मेरे अपने सगे भाई बहन सब कराची में रहते हैं। तो कराची इज माय वतन। लेकिन अगर मैं जज्बे की बात करूं तो फिर मेरा वतन वही पूरा ब्रिटिश इंडिया है।
फिर मैं जब देखता हूं कि इस खूबसूरत जन्नत को हमारी किस तरह इंटरनेशनल साजिशों ने तबाह किया और किस तरह हमारे लोग उसमें शामिल हुए, हिंदुस्तान के लोग, तो फिर मुझे दर्द होता है। तो मैं और कुछ नहीं कर सकता ना भाई, ना मैं कोई लड़ने भड़ने वाला आदमी हूं, ना कुछ। यूएन जाता था, यूरोपियन पार्लियामेंट जाता था, मुहाजिरों का एक इशू चलाता था, मुहाजिरों पर होने वाले जुल्म के बारे में। अब कुछ सालों से फिर ये एहसास हुआ कि फिर पूरा पाकिस्तानी तुम लेके चलो ना सारे इश्यूज। तो अब मैं कुछ सालों से पाकिस्तान के सारे इश्यूज पे सिर्फ अवेयरनेस फैला सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं। मैं हमेशा आर्म्ड स्ट्रगल्स के खिलाफ रहा हूं, मैं एक नॉन वायलेंट बंदा हूं। अगर मैंने जिंदगी में गांधी जी की कोई एक बात मानी है तो वो यही है जो वो कहते थे, नॉन वायलेंस। मेरे अंदर वो जो जरासीम है ना नॉन वायलेंस के, वो इसलिए है कि मेरे अंदर एक हिंदू डीएनए है मेरे सदियों से, क्योंकि हिंदू इज ए नॉन वायलेंट कौम। अगर मुसलमान कदर करने पे आए तो उसको अंदाजा ही नहीं कि अल्लाह ने उसको ये कितनी बड़ी नेमत दी है, हिंदू पड़ोसी। दुनिया का मोस्ट टॉलरेंट अगर कोई रिलीजन है तो यही तो है, संतान अधर्म। इसको स्टडी करने से आप कोई काफिर नहीं हो जाते, क्योंकि ये एक फिलोसॉफी है। आज दुनिया, यूरोप और अमेरिका के प्रोफेसर कह रहे हैं कि इंडियन वैदिक सिस्टम में जाके खोजो, काफी चीजें मिलेंगी। जो तरक्कियां आज हैं वो हमारे वेदों में सदियों पहले दे दी गई हैं। कदर हम लोग नहीं करते ना, हम लोग जो इंप्रेस्ड हो जाते हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और ये वो। हमारी यूनिवर्सिटी जिसने तबाह की उसकी पूजा कर रहे हैं आपके हिंदुस्तानी जावेद अख्तर साहब और सुवारा भास्कर और पता नहीं कौन कौन। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है कि ये दुनिया में एक जन्नत है देश। आप उन हिस्टोरियंस की किताबें निकाल के देख लें जिसने 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 500 साल पहले, जैसे आप अब्ने बतूता को ले लें, वास्को डी गामा को ले लें, जो हिंदुस्तानों के सफर की किताबें इनकी आप पढ़ें, यार किन अल्फाज में इस देश का जिक्र करते हैं, इस देश की खूबसूरती का, इस देश की विस्डम का। आपके वेदों का जिक्र उन सब में मौजूद है कि हिंदुस्तानी। आप मुझे ये बताएं कि मुझे लोग तस्वीरें भेजते हैं, मैंने एक मंदिर देखा जो एक पहाड़ के अंदर बनाया गया है, हजारों साल पहले, 500 साल पहले बने ताजमहल की जो तारीफ करते हैं, मैं हैरान होता हूं कि उसमें किस तरह उन्होंने पहाड़ों को खोदा होगा हजारों साल पहले, और हजारों टन पत्थर निकला होगा, और उसके अंदर फिर मूर्तियां और सारी चीजें। ये था ये देश। नजर लगी जब अंदर डिवाइड पैदा हो गया है, जब हिंदू राज्य छोटे छोटे एक दूसरे से लड़ने लगे। आगे फिर गजनवी भी आए, तुगलक भी आए, गौरी भी आए, फिर मुगल भी आए, और फिर अंग्रेज भी आए, फ्रेंच भी आए, इवन पुर्तगाल भी आया, सभी आए इधर, कौन नहीं आया। सब ने कोशिश की कि इसको, और हम एक हिंदुस्तानी हैं जो कभी सुधर के नहीं दिए। मुसलमान मेरा दुश्मन, हिंदू मेरा दुश्मन, सिख मेरा दुश्मन। सिख का भी डिवाइड करने की कोशिश तो की गई ना। ये जियाउल हक की पूरी पॉलिसी थी जो खालिस्तान इसने शुरू किया था। देयर वाज नो इशू एट ऑल। और इशू खालिस्तान का आज भी नहीं है, क्योंकि राइट्स मूवमेंट हमेशा ग्राउंड पे कोई वजह होती है कि भाई इस कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, इसके ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, इसके बंदे गायब हो रहे हैं, तो जाके रेजिस्टेंस शुरू होती है कि हमारे राइट्स दो। इंडिया में तो सिख कम्युनिटी कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है या आवाज उठा रही है, कहीं इंडिया में नहीं है। लेकिन आपको बाहर निकलेंगे तो आपको खालिस्तान 2020, खालिस्तान हर जगह नजर आएगा। कौन चला रहा है? ये जियाउल हक की पॉलिसी थी जिसको कंटिन्यू किया है उसके बच्चों ने, जो आर्मी के ऑफिसर आते गए, उन्होंने JNK, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, केरला और पंजाब, हरियाणा पंजाब, ये पाकिस्तान के शुरू से टारगेट ऑफ अटैक्स रहे। भाई लद्दाख में अगर वो कह रहे हैं कि चाइना की फौजें खड़ी हैं, इतनी सारी फौज आ गई है, क्या है वो है, क्या चाइना हमला कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा चाइना हमला। चाइना बिजी रख रहा है इधर से इंडियन फोर्सेस को,
उधर JNK में पाकिस्तान ने LOC की जो वायोलेशन करके इंडियन फोर्सेस को, इसलिए कि इंडियन फोर्सेस ने इनकी ज़िंदगी हराम कर दी है। इनकी जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से और वेस्टर्न पार्ट से, पंजाब में और JNK में, वो रुक गई है क्योंकि इंडियन फोर्सेस ने बड़े इनके जो अटेम्प्ट्स थे वो पकड़ लिए।